हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉयमेंट चल रहा है। इसके साथ में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सेकंड यूनिट और सेकंड पार्ट में मैं आ गया हूं। मैं आपको पहले बता देता हूं इसके अंदर क्या क्या है। आज जब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, ट्रेनिंग के टाइप्स की बात करेंगे, फोरकास्टिंग के डिफरेंट मेथड्स की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने HRP की बेसिक मीनिंग और जॉब एनालिसिस और जॉब डिजाइन के डिफरेंस के बारे में आपको क्लियरली बता दिया है। यदि कोई डाउट है तो फील फ्री टू नो, आप सभी मेरे दोस्त और मेरे को बता सकते हैं कि सर समझ में आया कि नहीं आया। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, यूनिट 2 पे मैं आ चुका हूं और यूनिट 2 पे अपन बात कर रहे हैं। तो अपन आ जाते हैं इसके बिना बात इधर उधर की बातें। MBA BBA BCom और MCom UGC नेट के स्टूडेंट हैं तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। ये फर्स्ट पार्ट में अपन ने कवर अप कर दिया है। मिस्टर पिंटू की एक स्टोरी भी है, आई होप आपको याद हुई होगी। जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन, ठीक। अब आ गए हैं हम सेकंड पार्ट पे। ये है सेकंड पार्ट, मेथड्स, डिमांड फोरकास्टिंग, मैन पावर प्लानिंग। क्या है डिमांड फोरकास्टिंग एंड मैन पावर प्लानिंग? यानी कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है, पहले तो हमको यह समझना होगा। इकोनॉमिक्स की टर्म है डिमांड की फोरकास्ट करना। यानी डिमांड क्या है, पहले तो डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब, पहले तो मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर आपको अच्छे से पढ़ाया था कि एबल टू पे, रेडी टू पे एंड विलिंग टू पे। कुछ कुछ को याद होगा, ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन डिमांड फोरकास्ट करने का मतलब कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। क्या प्रिडिक्ट करना? फ्यूचर को, कि कितने प्रोडक्शन की जरूरत होगी कि हम वो डिमांड मैच कर सकें और उसके लिए हमारे मैन पावर को तैयार करना या एस्टिमेट लगाना। यही तो होता है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग यानी डिमांड फोरकास्टिंग विद मैन पावर फोरकास्टिंग, यानी कि फ्यूचर की डिमांड को एस्टिमेट करना। फ्यूचर में हमें 100 बच्चों की रिक्वायरमेंट, 100 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसको एस्टिमेट करके आज की मैन पावर जितनी है उसको रेगुलेट करना, यही डिमांड फोरकास्टिंग विद मैन पावर प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, बुकिश ये लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस टू एस्टिमेटिंग फ्यूचर क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड इन द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट मस्ट बी एनुअल बजट, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशन प्लान ट्रांसलेट इनटू एक्टिविटी लेवल ऑफ ईच फंक्शन एंड डिपार्टमेंट। यानी डिमांड को फोरकास्ट करी जा रही है, किस बेसिस पे डिमांड फोरकास्ट हो रही है जी? डिमांड फोरकास्ट हो रही है आपकी किस बेसिस पे? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर अनसर्टेन होता है, एन नंबर्स ऑफ द फैक्टर वर्क करते हैं, ज्योग्राफिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, एन नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका एज, जेंडर, सारी चीजें डिमांड करती है। इसके में हमको ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है, क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी कितने वर्कर्स चाहिए और किस क्वालिटी में चाहिए, स्किल चाहिए, अनस्किल चाहिए, सेमी स्किल चाहिए, उसको किया जाता है। अब इसके मेथड सर कौन कौन से हैं? इसके मेथड ऐसे कोई डिफरेंट मेथड्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, इसको केवल टर्म से अकॉर्डिंग बदला गया है। यानी कि सर हमको, यानी कि यदि हमको डिमांड फोरकास्टिंग करनी है, यानी कि हमको हमारी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है, तो या तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे या शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे। या तो लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म होगी, बस इतना ही याद रखना है। तो जो 6 महीने से कम है वो शॉर्ट टर्म है और जो 6 महीने से ज्यादा है वो लॉन्ग टर्म है। बताओ कोई मुश्किल है क्या? लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी कि 6 महीने से कम की प्लानिंग, यानी कि डेली रूटीन एक्टिविटी में जो फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर है उसके लिए हमको मैन पावर की कोई प्लानिंग करनी है तो वो 6 मंथ की, और आने वाले डिकेड, आने वाले 5 इयर्स, आने वाले 1 ईयर, उसके लिए प्लानिंग करनी है तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहलाती है। बहुत से ऑथर्स कहते हैं कि 1 साल तक शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल से, पर 6 महीने याद रख लो, क्योंकि बहुत सी जगह 6 महीने देख रखा है, बहुत सी जगह 1 साल लिख रखा है, तो 6 महीने ज्यादा मेरे को वैलिड लगता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो बात हो गई। अब मेथड्स कौन से हैं इसका? ऐसा कोई वेटेड एवरेज मेथड, ट्रेंड मेथड, एनालिसिस मेथड, ये अपने किसी MBA वाले के, MCom वाले के, BCom वाले के कोर्स में नहीं है। कौन से कोर्स में? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये कोर्स हमको मिलता है इकोनॉमिक्स में, जब हम मैनेजर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं या मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, तब ट्रेंड एनालिसिस, अपना ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये जो मेथड है इसके कैलकुलेशन के, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, ये सारे मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, ये हमको वहां देखने को मिलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स में। तो आज इसको यहाँ पे अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में भी नहीं आता है। केवल ये पूछा जाता है कि हाउ टू डिटरमाइन the goals for the demand forecasting or
फॉर द मैन पावर प्लानिंग इन द नियरेस्ट कंपनी इन द नियरेस्ट फ्यूचर। तो उसको टू एस्टिमेट द डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी। बस इतनी सी लाइन लिखनी है, छोटे में ही आता है, बड़े के अंदर नहीं आता। बड़े के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि आप बताइए ट्रेंड एनालिसिस बताइए, फोरकास्टिंग के डिफरेंट मेथड्स बताइए, ये उसके अंदर अपना आता है। तो यहाँ पर अपन इसको कवर अप नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो ये बनता है कि फोरकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से मेथड है, कि कौन से मेथड है जो फोरकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये आप इधर ना भी पढ़ेंगे तब भी बता देंगे। एक तो पहला होगा टाइम, दूसरा होगा टेक्नोलॉजी, तीसरा होगा हमारी करंट वर्किंग कंडीशन, चौथा होगा एज जेंडर, पांचवा होगा इकोनॉमिक कंडीशन, छठा होगा नियरेस्ट फ्यूचर प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देख लेते हैं टाइप एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजी किस तरीके की और टाइप किस तरीके का। लो बजट की ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी है, छोटी है। स्ट्रेटेजी कैसी है, इंटेंसिव स्ट्रेटेजी है, कैसी वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ साइकिल में कहाँ है, ग्रोथ साइकिल यानी सैचुरेशन पे पहुंच गया है तो कम मैन पावर प्लानिंग की जरूरत है, और अगर ग्रोथ स्टेज पे है तो ज्यादा, और डिक्लाइन आ रहा है तो कम। ठीक है, इसके अलावा इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कितनी टेक्नोलॉजी, पहले आपको सबको पता है सब हाथ से काम होता था, मुनीम जी हाथ से चिट्ठा लिखते थे, ज्यादा मुनीम की जरूरत थी। अब कंप्यूटर आ गया, एक जना 10 जनों का काम कर लेता है। तो टेक्नोलॉजी कितनी इमर्ज हो रही है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटीज इन द एनवायरमेंट, टाइम हॉरिजन्स, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन, कितनी एक्यूरेट है वो इंफॉर्मेशन, और लेबर मार्केट। इसके अलावा भी 25 चीजें ऐसी हैं जो इन्फ्लुएंस करती है हमारी किसको, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। अरे हम पिकनिक में जाते हैं कभी, अच्छा कभी जाते हैं, कभी जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो कुछ प्लान करते हैं। उस प्लान को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, बजट, टाइम, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, डिस्टेंस। यही तो यहाँ सारी चीजें अलग अलग भाषाओं में लिख रखी है कि एक कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना है तो क्या क्या जरूरत है। कंपनी के स्ट्रक्चर जरूरत है, टाइप जरूरत है, फोरकास्टिंग का मेथड कि कितना एक्यूरेट है, इसके अलावा और क्या जरूरत है कि कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, कौन सा अनसर्टेनिटी है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं, वो सब डिसाइड होता है ना। तो इसी तरीके से ये फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, बार बार मतलब ये बारंबार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला कि एम्प्लॉय हायरिंग मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉय हायरिंग मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट क्या होता है। अच्छा, रिक्रूटमेंट का मतलब यहाँ पर सिलेक्शन से ही इस वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक ही हो जाता है। चलिए अलग अलग ही मान के करते हैं, चलो अलग अलग ही मान लो, क्योंकि आपके कोर्स में यूजीसी नेट वाले अलग अलग मत मानना, बाकी सब अलग अलग मान सकते हैं। यूजीसी नेट वाले रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये सिलेक्शन के मेथड है वैसे तो, लेकिन यूजीसी नेट में अलग दे रखा है तो अपन एमबीए के मेथड से चलते हैं। एमबीए के अंदर रिक्रूटमेंट के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। एक होता है इंटरनल मेथड और होता है एक्सटर्नल मेथड। कौन सा मेथड है, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल मेथड। एक्सटर्नल मेथड, एक होता है इंटरनल मेथड जो अगर हम कंपनी के अंदर से ही किसी कंपनी के बंदे को रिक्रूट कर देते हैं, यानी कि सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस है ना, रिक्रूटमेंट का मतलब तो होता है कॉल फॉर द जॉब, यानी जॉब के लिए आवेदन आमंत्रित करने को रिक्रूटमेंट कहते हैं। और सिलेक्शन होता है उनमें से छटनी करके डिफरेंट एग्जाम्स लेके, रिटर्न एग्जाम हो गया, ट्रेनिंग हो गया, या डिफरेंट उनके रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, उसके थ्रू उसको सेलेक्ट करना। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कंपनी के अंदर से ही, कंपनी के भीतर से ही जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, यानी कि विद इन कंपनी, यहां पर क्या पॉइंट आता है, विद इन कंपनी, क्या पॉइंट आता है, विद इन कंपनी। जब हम कंपनी के भीतर से ही किसी बंदे को रिक्रूट कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर था, उसको मार्केटिंग का भी काम दे दिया, उसको काम में बढ़ा दिया, सैलरी नहीं बढ़ाई, अरे भैया काम बढ़ा दिया, या सैलरी भी पैरेलल बढ़ा दी, तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट यानी कि कंपनी के आउटसाइड, जब हम कंपनी के आउटसाइड से कोई रिक्रूट करते हैं तो वो आउटसाइड से जब हम रिक्रूट करते हैं तो वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहलाता है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया है आपको। अब
हाँ चलिए, इंटरनल और एक्सटर्नल के कौन कौन से मेथड है, सोर्स है। इंटरनल में देखिएगा, इंटरनल में लिखा हुआ है पहला सोर्स ट्रांसफर। कौन सा सोर्स दिखा है? ट्रांसफर। दूसरा है प्रमोशन, यानी कि प्रोडक्शन वाला है, यहां पे प्रोडक्शन वाला है, उसको स्टोर में भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? स्टोर में भेज दिया गया, तो वो हो गया ट्रांसफर। और प्रोडक्शन का लेबर है उसको प्रमोट कर दिया गया, उसको मैनेजर बना दिया गया, तो वो क्या कहलाया? वो कहलाया प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब प्रोडक्शन की जगह उसको एक जगह से जगह दूसरी जगह भेज दिया गया, तो वो प्रोडक्शन कहलाया, क्या कहलाया? ट्रांसफर। और उसको बढ़ा दिया गया तो प्रमोशन। और इसमें एक मेथड रह गया, मैनेजर को लेबर बना दिया गया, तो वो कहलाएगा डिमोशन। ये भी तो पॉइंट है, देखिए हर जगह अलग अलग है। प्रमोशन, डिमोशन, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है, जॉब एनरिचमेंट, यानी कि उसका कार्य क्षेत्र बढ़ा देना है, प्रोडक्शन मैनेजर ही, लेकिन कह देना भैया स्टोर का काम भी तुमको ही देखना है, तो ये होता है जॉब एनरिचमेंट। यही तो पॉइंट है। अब ये क्या होता है कि कुछ बुक्स के अंदर ज्यादा पॉइंट दे रखे हैं, कुछ के अंदर कम दे रखे हैं। बच्चे मेरे को कहते हैं अरे सर आपने 2 ही बताए थे, यहाँ 3 है, आपने 3 बताए थे, यहाँ 2 ही है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, रिगेट नहीं होना, क्योंकि जितने भी बुक्स हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, अधिकतर फॉरेन ऑथर्स हैं। जो लोकल ऑथर्स हैं हम जैसे, वो वहां से कॉपी कर रहे हैं। अरे हाँ, क्योंकि ये जो HRP की प्लानिंग है, ये सारे फॉरेन के सब्जेक्ट है। पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है, मार्केटिंग लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स लिखा है, ये फॉरेन के कंसेप्ट है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर इंडियन ऑथर्स जो है, हाँ बहुत से इंटेलिजेंट भी है, मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा जो काम कर रहा है यहाँ पे, उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि इंडियन ऑथर्स ने कुछ पॉइंट ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, बात सब एक ही कहना चाहते हैं कि अगर कंपनी के विद इन हो तो इंटरनल, और कंपनी के आउटसाइड हो तो एक्सटर्नल। तो यही कंपनी के आउटसाइड वाला सॉरी, अब कंपनी के आउटसाइड कौन से पॉइंट है? कंपनी के आउटसाइड देखिए आप, कंपनी के आउटसाइड में है, बाहर से कैसे होगा? जो आपका कैंपस रिक्रूटमेंट होगा वो कंपनी आउटसाइड होगा। जो आप किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू कराएंगे, जैसे shine.com, monster.com, naukri.com, ये एजेंसी के थ्रू एक्सटर्नल होगा। आप डायरेक्टली वॉक इन करेंगे वो एक्सटर्नल होगा। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे वो एक्सटर्नल होगा। फेसबुक, लिंक्डइन पे अकाउंट है ना, लिंक्डइन पे अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो ये वही पॉइंट दे रखिए, कैजुअल कॉलर्स, रिक्रूटमेंट बाय एजेंसी, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिकमेंडेशन, किसी ने भैया मेरा एक स्टूडेंट है उसको नौकरी पे रख लो, तो दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेशन। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार जो होते हैं, और टेलीकास्टिंग, यानी कि रिमोट से आपने ले लिया, टेलीकॉल करके आपने बुलाया, टेलीकास्टिंग या टेलीकॉलर्स के थ्रू। टेलीकॉलर तो कॉल करने वाले होते हैं, टेलीकास्टिंग यानी कि फोन के थ्रू आपने कि भैया यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप आ जाइए। ये डिफरेंट मेथड है, आप इसको ईमेल के थ्रू कर दो तो ईमेल कास्टिंग हो गया, ठीक है, पेजर हो गया, फैक्स हो गया, तो डिफरेंट मेथड्स हैं। लेकिन आपको केवल मूलभूत में क्या याद रखना है कि बेसिक क्या है, अगर विद इन हो तो इंटरनल, और एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड ऑफ द कंपनी। आई होप क्लियर हो गया है। अब इस सिलेक्शन की प्रोसेस भी यहाँ पे निपटा देते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है? किसी भी बंदे को सेलेक्ट करना होता है तो सबसे पहला होता है, उसका स्टेप होता है रिक्रूटमेंट, यानी कि कॉल फॉर द जॉब। आप एडवर्टीजमेंट दो, आप बोलो, नोटिस लगाओ, बोर्ड लगाओ, कैसे भी उसको पता लगाओ कि हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट करा रहे हैं। उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करने पे सबसे पहली स्टेप होती है उसकी अप्लाई वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन का जो वेरिफिकेशन होता है वो, ठीक है, एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होता है वो। उसके बाद उसका प्राइमरी इंटरव्यू होता है। प्राइमरी इंटरव्यू यानी बेसिक इंटरव्यू, जो कोई भी एचआर का मेंबर ले लेता है कि सर आपका नाम क्या है, कितनी सैलरी लेंगे, ये वो, क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद स्किल इवैल्यूएशन का उसका सेकंड राउंड का इंटरव्यू होता है। आप भी जाएंगे कंपनी में तो 2-3 राउंड के इंटरव्यू होते हैं। तो स्किल इवैल्यूएशन के अंदर एक स्किल का मतलब प्रोडक्शन का अगर है तो प्रोडक्शन का आदमी बैठ गया और ऑनर बैठ गया और एचआर का बंदा तो रहता ही है, तो उसमें अंदर रेटिंग दी जाती है और एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन किया जाता है और स्किल प्रोफाइल सेट करी जाती है। और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि भैया उसको हायर करना है, नहीं करना है, फ्यूचर के लिए रखना है, क्या करना है, ठीक है। ये उसको डिसीजन बता दिया जाता है। यानी कि बंदा आया, एप्लीकेशन चेक करी, प्राइमरी इंटरव्यू हुआ, प्राइमरी इंटरव्यू होने के बाद उसका क्या हुआ, सेकंड राउंड में अगर सिलेक्शन हो गया तो सेकंड राउंड का इंटरव्यू हुआ, सेकंड राउंड में उसकी स्किल एनहांसमेंट करी। इंटरव्यू पे बहुत कहने के लिए बहुत है। इंटरव्यू हमेशा किस बेसिस पे होता है, याद रखिएगा, इंटरव्यू होता है आपकी आस्क बेसिस पे। किस पे होता है, आस्क, यानी कि आपका एटीट्यूड, दूसरा है आपकी स्किल और तीसरा है आपका नॉलेज।
इन 3 बेसिस पे आपका एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, इन 3 बेसिस पे आपका इंटरव्यू डन होता है। एचआर का हूं इसलिए बता रहा हूं। एटीट्यूड के साथ मींस के यूनिफॉर्म में है, क्लीन शेव करके तो गए हैं, वेल ड्रेस होके तो गए हैं। स्किल कितना है भैया, बोलने आता है, कंप्यूटर नॉलेज है। नॉलेज कितना है, यानी कि बुकिश वैल्यू भी होनी जरूरी है। स्किल है यानी कि टेक्निकल है लेकिन बुकिश नहीं है तो भी दिक्कत आ जाती है, इसलिए बुक का भी वैल्यू ज्यादा है लेकिन स्किल जो है वो पैसा बना के देती है। नॉलेज आपको लाइबल एलिजिबल बनाता है कि आप अपनी स्किल प्रेजेंट कर सकें, और स्किल आपको जो है मनी प्रेजेंट करके देती है, और वो मनी किस वे में यूटिलाइज करनी है ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। ये हमारी लाइफ का फंडा है। किसी दिन और फ्यूचर में इसमें लंबे समय से बात करेंगे, अभी इसमें इतना ही है। तो अब ये रिसेंट ट्रेंड इन रिक्रूटमेंट, ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी निपटाई देते हैं। 15-16 मिनट हुआ है, 5 मिनट और पढ़ लो, ये टॉपिक हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिसेंट ट्रेंड क्या कह रहा है रिक्रूटमेंट में? रिक्रूटमेंट में रिसेंट ट्रेंड क्या है भैया? बहुत इजी है। कोरोना काल में क्या हुआ, घर से जॉब शुरू हो गई तो वर्चुअल रिक्रूटमेंट शुरू हो गए। अब ये जो रिसेंट ट्रेंड है आपकी जो बुक में लिख रखा होगा वो डिफरेंट है, मैं गारंटी लेके दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुक छपी है वो 2017 में छपी, 18 में छपी, 19 में छपी। ये जो ट्रेंड बोल रहा हूं मैं ये 2022 के बता रहा हूं, ठीक है। कोरोना के बाद तो वर्चुअल रिक्रूटमेंट हुआ, आउटसोर्सिंग का ज्यादा होने लग गया। आउटसोर्सिंग यानी कि ठेके पे काम दे देना, जैसे कि कॉल सेंटर वाले दूसरों को काम दे देते हैं, कंपनी वाले कॉल सेंटर का काम दूसरों को दे देते हैं। आउटसोर्सिंग, कोई काम है हमको नहीं करना, दूसरे से करवा लेते हैं। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस यानी कंपनी के रोल्स जो है रिक्रूटमेंट के पहले से एस्टिमेट करके, अच्छा ये एक टेक्निक नहीं है, एक टेक्निक है वैसे रिक्रूटमेंट की, कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर दिया जाता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर 40 जनों की रिक्वायरमेंट। पहले होता था एक्शन का रिएक्शन, अब यहाँ एक्शन होने से पहले हम रिएक्ट कर देते हैं, वो होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, यानी कि पहले से ही प्रोबेबिलिटी लगा लेना। और होता है सोशल रिक्रूटमेंट, आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और व्हाट्सएप के द्वारा भी रिक्रूटमेंट हो रहा है। इंटरनल रिक्रूटिंग, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट भी बहुत अब बढ़ गया है, एक्सटर्नल कम हो गया है क्योंकि कंपनीज जो है वो कॉस्ट कटिंग का काम कर रही है। सोशल मीडिया का ज्यादा यूज हो रहा है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस यानी फ्यूचर के बारे में ज्यादा प्रिडिक्ट करके हम एनालिसिस करके रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। पहले थोड़ा पैसिव एनालिसिस होता था, अब थोड़ा इंटेंसिव और प्रिडिक्टिव होता है। अब आउटसोर्स ज्यादा किया जाता है और अब वर्चुअल रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं। मैं घर बैठा कितनी कंपनी में काम कर रहा हूं ये मैं जानता हूं, लेकिन ये सारे रिसेंट ट्रेंड है 2022 के। आपकी बुक्स के अंदर कुछ और हो सकते हैं, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, चेंज नहीं होगा। लेकिन मेरा काम है आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट देना, इसलिए मैंने 2022 के ऐड ऑन करे हैं। मैं डॉक्टर आनंद व्यास, कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।